हेलो नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर संजीव बिथरिया आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज से बच्चों कक्षा 12वीं में इतिहास विषय की जो समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत एक प्रश्न बैंक डली हुई है, जो आपके सामने ये दिख रही है। प्रश्न बैंक ये है जो आपके सामने, ये इतिहास विषय की इस प्रश्न बैंक के यूनिट बाई इकाई बार हम यहाँ पर एक इकाई का एक दिन में अध्ययन करेंगे, संपूर्ण हल करेंगे इसमें, और इसका एक छोटा सा सारगर्भित वीडियो बनाकर आपके सामने लेके आ रहा हूं मैं। तो एक इकाई एक दिन में एक वीडियो के माध्यम से, जिसमें हम जो बहुविकल्पीय हैं उनका सारा हल करेंगे और 2 अंक के जो प्रश्न हैं उनको भी हल करेंगे। 3 नंबर के प्रश्न चूंकि फिर वीडियो बड़ा हो जाएगा तो उनके लिए मैं अलग से बना के आपके सामने लेके आऊंगा। तब तक आप 1 अंक के और 2 अंक के हल कर लेंगे। आशा है कि आप इसका पूरा लाभ उठाएंगे, कॉपी पेन लेके साथ बैठेंगे और इनको नोट करते जाएंगे। और इससे संबंधित यदि बच्चों कोई प्रश्न ऐसा मुझे लगता है कि पूर्व पीछे जो परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए हैं या आने की संभावना है, तो उनको भी मैं इसमें साथ में आपको तैयार करवाता चलूंगा। तो आप इसको पेन कॉपी के साथ लेकर बैठें। आज से इतिहास विषय प्रश्न बैंक की श्रृंखला शुरू करते हैं, जिसका आज पहला क्लास आपके सामने मैं लेकर आ रहा हूं। तो आइए यात्रा को शुरू करते हैं। ये आपके सामने दिया है, मोनो है ही। अब इसमें जो सबसे पहले बच्चों सीधा, ये तो आपको सब बहुत समय पहले आ गया, ये इकाइयां इसमें दी गई हैं, किस इकाई से कितने प्रश्न आ रहे हैं। तो इस इकाई में तो आपको बहुत पहले आ गई, इस पर तो मैं समय आपका नहीं लूंगा ज्यादा बच्चों। और क्या क्या हटाए गए हैं ये भी देख लो। ये जो इतिहास से नहीं पूछे जाएंगे इकाइयों से, जैसे एक मन कैसे नहीं पूछा जाएगा, ये आपके सामने बच्चों दी गई हैं। और ये जो सीधी अगर हम बात करें इसमें, अगर हम सीधे बात करें बच्चों, तो सीधा अपन यहां पर आ जाते हैं। ये पहले इकाई नंबर 1 इसमें जो आपके सामने आई है, इस पे यहां से अपन चर्चा करना डियर स्टूडेंट शुरू करते हैं। तो इकाई 1 तो जैसे आपको पता ही है, इंडस वैली से प्रश्न पूछे जाने नहीं है, तो सीधा यहां पर चर्चा करते हैं। 1 अंक के जो प्रश्न आएंगे इसमें देखेंगे आप, लघुत्तरी के 2 अंक हैं और एक प्रश्न लघुत्तरी से भी आएगा 3 अंक का, और 5 अंक के आएंगे इससे एक इकाई के। तो बच्चों हम शुरू करते हैं। सबसे पहले जो आपसे ये प्रश्न जो पूछ रहे हैं, वो 6ठी शताब्दी में सर्वाधिक शक्तिशाली जनपद कौन था। आगे भी आएगा, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व प्यारे बच्चों 16 महाजनपद और 10 गणराज्य थे। उस 16 महाजनपदों में जो सर्वाधिक शक्तिशाली, जो पहले वैसे तो 4 महाजनपद हैं जिन पर भी प्रश्न पूछा गया, मैं आपसे चर्चा करूंगा, लेकिन 16 महाजनपदों में जो साम्राज्यवाद की नींव डाली और इन सभी 16 महाजनपदों को जीतकर एक शक्तिशाली राज्य की स्थापना का जो श्रेय दिया जाता है, वो दिया जाता है मगध को। तो इसमें जो आंसर आएगा क्या आएगा, मगध। 6ठी शताब्दी में सर्वाधिक शक्तिशाली जनपद था वो मगध था, यानी 16 महाजनपदों में। किसके अभिलेखों में भूमि दान का उल्लेख मिलता है। तो गुप्त काल में गुप्त राजा, यानी इसमें प्रभावती गुप्ता हैं, जो वो प्रभावती गुप्ता के अभिलेखों से बच्चों भूमि दान का उल्लेख मिलता है। प्रयाग प्रशस्ति का संबंध किस गुप्त शासक से है। तो प्रयाग प्रशस्ति का संबंध समुद्रगुप्त के से संबंध है। इस पर अगला प्रश्न आगे है, तो इस पर अपन डिटेल में चर्चा करेंगे। अभी यहां पर हम आपसे इस पर डिटेल में नहीं जाना चाहते, क्योंकि वहां ऑलरेडी अपन चर्चा करेंगे। प्रयाग प्रशस्ति पर प्रश्न पूछा गया है। मौर्य साम्राज्य संस्थापक कौन थे। तो मौर्य साम्राज्य संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे। चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य साम्राज्य के संस्थापक थे, जिन्होंने नंद वंश का को समाप्त करके मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। अपने महामंत्री कह लो, प्रधानमंत्री कह लो, राजनीतिक गुरु कह लो, चाणक्य की सहायता से की थी। सर्वाधिक विख्यात कुषाण शासक कौन था। तो बच्चों इसमें कनिष्क आएगा। सर्वाधिक विख्यात जो शासक था कुषाण, वो कनिष्क था। कनिष्क के विषय में थोड़ी सी इंपोर्टेंट जानकारी आपको 2 और शेयर कर चलूं। जो शक संवत का भारत में प्रारंभ है बच्चों, वो कनिष्क के द्वारा चालू किया गया। कनिष्क शक जाति की यूच जाति संबंधित थे, और ये भारत में मंगोलिया क्षेत्र से लगभग आए थे। ये विदेशी जाति थी, बाद में इन्होंने भारत में
इनके जो सबसे पहले आने वाला, इनके जो 3 प्रमुख शासक हैं उनको हम KVK के नाम से जानते हैं। के मतलब है ना कुजुल कैडफिसिस, वी से मतलब विम कैडफिसिस और के से मतलब फिर से कनिष्क। तो प्रारंभ के 2 राजा थे वो सनातन धर्म हिंदू धर्म को मानने वाले थे, ब्राह्मण धर्म को मानने वाले थे, और कनिष्क ने आकर बौद्ध धर्म को स्वीकार किया और भगवान बुद्ध के धर्म के प्रचार प्रसार में उन्होंने बहुत भूमिका अदा की। जो अशोक ने काम किया वो लगभग कनिष्क ने भी वही काम दोहराने का प्रयास किया। अगला अगर पढ़ेंगे, सबसे पहले अभिलेख किस भाषा में मिलते हैं, तो प्राकृत भाषा में सबसे पहले अभिलेख भारत में पाए गए। और सबसे पहले अभिलेख खुदवाने की प्रथा भारत में किसने की, ये भी आप नोट कर लें बच्चों। सबसे पहले भारत में अभिलेख खुदवाने की प्रथा को प्रारंभ किया वो सम्राट अशोक ने प्रारंभ किया अपनी राज्याज्ञाओं को जनता तक पहुंचाने के लिए। अभिलेखों का महत्व उस समय ये था कि आज की तरह सूचना के जो हमारे पास बहुत सारे साधन हैं, टीवी है, मोबाइल है, रेडियो है, समाचार पत्र है, मल्टीमीडिया के अन्य साधन है, उस समय ऐसे साधन नहीं होते थे बच्चों। तो राजाज्ञाओं जनता तक कैसे पहुंचाई जाए, तो अभिलेखों के माध्यम से पहुंचाई जाती थी। अब आगे चर्चा करें अपन, इसमें देखेंगे बहुत सावधानी पूर्वक। प्रश्न नंबर 2 आपसे पूछा जा रहा है, सत्य असत्य यहां पर अपन को बताने हैं। तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व भारत में 18 महाजनपद थे, तो ये यहां पर गलत हो गया, क्योंकि हमने अभी आपको बताया थे 16 महाजनपद, अंग, मगध, काशी, कौशल, बज्जी, मल्ल। इस पर भी मैं चर्चा नहीं कर रहा हूं क्योंकि 16 महाजनपद आगे आपसे पूछे गए हैं। कुषाण शासकों ने देवपुत्र की उपाधि धारण की, बिल्कुल सही बात है, कुषाण शासकों ने देवपुत्र की उपाधि धारण की। ये भी मैंने आपको बताया था, कुषाण शासक जो थे कनिष्क, खास करके कनिष्क ने देवपुत्र की उपाधि धारण की, है ना, देवताओं का पुत्र। ये अपने राजत्व को, अपने शासन को वैधता देने के लिए इस प्रकार की उपाधि धारण करते हैं राजा लोग। और इसका प्रारंभ मौर्य सम्राट अशोक से देखने को मिलता है, जब अशोक ने देवाबी नाम पियदसी नामक उपाधि धारण करके अपने राज्य को और वैधता प्रदान की थी। प्रयाग प्रशस्ति की रचना वाणभट्ट ने की थी, बिल्कुल सत्य है बच्चों, वाणभट्ट ने की थी। इस पर मैं फिर बता रहा हूं, टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, अभी आगे टिप्पणी करूंगा। प्रश्न आपसे पूछा गया है 2 नंबर में, नेपोलियन की तुलना समुद्रगुप्त से की गई है, बिल्कुल हाँ। बी कभी कभी पूछे जाते किसने कहा, तो B.A. स्मिथ महोदय ने नेपोलियन से तुलना समुद्रगुप्त की है। नेपोलियन को भारत का नेपोलियन कहा गया है। आपने अब इसमें भी मैं ज्यादा नहीं जाऊंगा, आप लोग जानते ही हैं कि नेपोलियन यूरोप का विजेता था। और ये तुलना को अगर आप आलोचनात्मक अध्ययन करेंगे तो तुलना बिल्कुल गलत है, क्योंकि नेपोलियन अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण युद्ध वाटरलू 1815 में हार गया था, जबकि समुद्रगुप्त के बारे में कहा जाता है उन्होंने अपने जीवन काल में 100 युद्ध लड़े, 100 युद्ध में से एक युद्ध में वो पराजित नहीं हुए। लेकिन फिलहाल आपसे इस पूछा गया है तो समुद्रगुप्त से तुलना की गई है। मेगास्थनीज मौर्य साम्राज्य अशोक के शासनकाल में भारत में आया, बिल्कुल नहीं आया, गलत है। कब आया, वो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। प्रश्न बच्चों यहां पर आप कर लो, इसको पूछ सकते हैं, इस रूप में पूछ सकते हैं इस बार, चंद्रगुप्त मौर्य। और इन्होंने भारत में रहकर भारत की दशा पर एक पुस्तक लिखी जिसको हम कहते हैं इंडिका। इंडिका नामक पुस्तक लिखी है ना, जो अब पुस्तक बच्चों लुप्त हो गई है। उसके उदाहरण अन्य पुस्तकों से मिलते हैं, जिसके आधार पर हमें पता लगता है कि मेगास्थनी नामक एक यूनानी व्यक्ति भारत में राजदूत बन के आया था और उन्होंने एक इंडिका नामक पुस्तक लिखी। ठीक, आओ आगे बढ़ते हैं। बज्जी एक शक्तिशाली राज्य था, बिल्कुल हाँ, शक्तिशाली राज्य था, 8 राज्यों का संघ था, यहां तक तो ये सही है। लेकिन वहां पर दूसरा प्रश्न पूछा क्या राजतंत्र स्थापित था, तो ये गलत है, वहां गणतंत्र स्थापित था, गणराज्य था वो, ये बिल्कुल सही है। बज्जी हम कभी कभी ये प्रश्न को देख लेते हैं तो हमें लगता है सही है, ये 8 राज्यों का एक समूह था। और आप जब इतिहास में पढ़ा होगा, चूंकि ये है नहीं है इसमें ज्यादा सिलेबस में, इसको अजातशत्रु ने इसको तोड़कर और मगध साम्राज्य में इसको मिलाया था। एक बहुत लंबी कहानी है, कभी जब हम डिटेल में से वीडियो बनाएंगे तो उस पर चर्चा करेंगे। मौर्य वंश का अंतिम सम्राट वृहद्रथ होना चाहिए, वृहदाथ लिखा है, वृहद्रथ था, बिल्कुल सही बात है। तो प्रश्न इसमें आपसे मौर्य सम्राट से सीधे सीधे 2 आ गए। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य और मौर्य साम्राज्य के अंतिम शासक का नाम वृहद्रथ था। वृहद्रथ मौर्य वंश का अंतिम शासक था, जिनकी हत्या उनके ही सेनापति पुष्यमित्र सिंह द्वारा सेना के सामने ही कर दी गई थी।
और उस समय उन्होंने एक नए वंश की नींव डाली थी बच्चों, उसको शुंग वंश के नाम से हम जानते हैं। उनके सेनापति का नाम था पुष्यमित्र शुंग। अब मौर्य काल में जो भूमि दान में दी गई उसको अग्रहार कहते थे। हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार बिंबिसार थे। और इस वंश में बच्चों बहुत महान प्रतापी शासक हुए। मगध का जो साम्राज्यवाद अगर हम कहें तो साम्राज्यवाद मगध का साम्राज्यवाद प्यारे बच्चों, या मगध को शक्तिशाली राज्य के रूप में उभरना महाजनपद से, ये किसके समय में हुआ? बिंबिसार के समय में हुआ। आपने ही सबसे पहले अंग को जीता। इस वंश में अन्य महान शासक अजातशत्रु हुए। अजातशत्रु के बाद उदयन हुए। उदयन के बारे में आपको पता होना चाहिए, जो पहले राजगृह जो राजधानी थी मगध की, उसके बाद जो पाटलिपुत्र राजधानी बनी, पर प्यारे बच्चों उसको नोट कर लेना, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पाटलिपुत्र को राजधानी बनाने का श्रेय किसको है? अजातशत्रु के बेटे उदयन या उदाई को। ठीक, आगे आ जाओ। जन्म सामान्य की भाषा को क्या कहते हैं? राजभाषा कहते हैं। मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र। अगर प्रारंभिक राजधानी पूछे तो फिर आप राजगृह लिखेंगे। और अभी जैसा कि कह रहे हैं मौर्य साम्राज्य की राजधानी, मौर्य साम्राज्य की राजधानी तो पाटलिपुत्र रहेगी, पाटलिपुत्र। ठीक है ना भैया? और मगध साम्राज्य की राजधानी प्रारंभ राजधानी पूछेंगे तब आपको राजगृह लिखना पड़ेगी। ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी ने ब्राह्मी खरोष्ठी लिपियों का अध्ययन किया, जेम्स प्रिंसेप ने ब्राह्मी खरोष्ठी लिपि को अध्ययन करके पढ़ा था। देवाभी नाम प्रियदर्शी उपाधि मैंने आपसे बताया था, तो अपने आप आपको यहां आ जाना चाहिए। अशोक, सम्राट अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य का लड़का बिंदुसार के लड़के अशोक, ये मौर्य वंश के शासक थे जिन्होंने देवामी नाम प्रियदर्शी यानी देवताओं का प्रिय राजा, ये पाली भाषा का शब्द इसलिए थोड़ा आपको लग रहा है, ये बच्चों देवताओं का प्रिय राजा। मुद्रा राक्षस के जो लेखक हैं, वो मुद्रा राक्षस का जो लेखक के बारे में हमने बताया था वो है विशाख दत्त। यहां पर लिख देता हूं, विशाख दत्त, ये मुद्रा राक्षस के लेखक हैं। गुप्त शासकों का राजकीय चिन्ह था, वो था गरुड़। अब गरुड़ कौन है, इस विषय में आप इनबॉक्स में मुझे टिप्पणी करके बताएंगे, लिख के बताएंगे कि गरुड़ कौन है। ये मुझे आप टिप्पणी करें जल्दी से, गरुड़ कौन है। इसके बाद इसमें सही जोड़ियां दी गई हैं, तो इसमें सही जोड़ियों में क्या हो रहा है, यहां राजाओं के लगभग नाम है, तो जो गुप्त वंश का जो संस्थापक है वो श्रीगुप्त है, तो यहां 1 नंबर आ जाएगा बच्चों। शुंग वंश, तो मैं आपको पहले ही बताया था, शुंग वंश की स्थापना करने का श्रेय पुष्यमित्र सिंह को जाता है, जो कि वृहद्रथ का सेनापति था। तो शुंग वंश पे कौन आ जाएगा? 2 नंबर आ जाएगा बच्चों। यहां पर हर्यक वंश के बारे में आपको बता चुका था, बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन, तो ये यहां पर तीसरे नंबर पे कौन आ जाएगा? अजातशत्रु का नंबर तीसरा आ जाएगा बच्चों। नंद वंश का संस्थापक महापद्मनंद था। महापद्मनंद के बाद उसका लड़का घनानंद बना, और घनानंद को ही पराजित करके अशोक ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना, चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। कुषाण, तो ये कनिष्क आ जाएगा 5 नंबर पर प्यारे बच्चों। ठीक, मौर्य है ना, तो ये मौर्य पे 6 नंबर पे इधर आ जाएगा, ये 6 नंबर आ जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएगा। वासुदेव कुषाण वंश का अंतिम शासक है। आपको देखो आ गया, देखो विदेशी मैंने आपसे कहा कि पहले के कुजुल आया, वो शैव था, वी आया, वैष्णव बना, फिर कुषाण वंश का सबसे प्रतापी राजा जो आपने कनिष्क के बारे में सुना वो बौद्ध बन गए,
और उनके बाद में उत्तराधिकारी ये वासुदेव ही उत्तराधिकारी थे वो। और राजराज प्रथम ये चोल शासक थे बच्चों। दक्षिण भारत जब राज्यों को आप पढ़ेंगे तो उसमें चोल साम्राज्य का एक वैभवशाली इतिहास भारत में रहा है, बहुत वैभवशाली इतिहास रहा है इनका, चाहे वो आपका धर्म के क्षेत्र में हो, चाहे वो स्थापत्य कला के क्षेत्र में हो, चाहे वो आपके विजेता के रूप में हो, तो वहां तक श्रीलंका तक इन्होंने विजय प्राप्त की। अब हम बच्चों देख रहे हैं एक वाक्य में, गुप्त काल में कौन सा चीनी यात्री आया था? फायान। वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों, फायान। 414 में राजा का नाम था चंद्रगुप्त द्वितीय। क्या लिखोगे? 414 ईस्वी, शासक का नाम चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जिसको कहते हो आप। कौटिल्य द्वारा लिखित पुस्तक का नाम, ग्रंथ का नाम अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र क्या लिख लेना आप? अर्थशास्त्र। रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से किस झील पर बांध का निर्माण मिलता है, का नाम मिलता है? सुदर्शन झील। सुदर्शन। सुदर्शन झील। सुदर्शन चक्र भी है हमारे हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में आप लिखेंगे एक त्रिदेव में से एक देव के पास सुदर्शन चक्र है, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे। गुप्त काल के प्रांतों को क्या कहा जाता था? भुक्ति। भुक्ति भुक्ति कहा जाता था। मेगास्थनीज कौन था? मैंने अभी आपको बताया था, इंडिका का लेखक है और यूनानी राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। तो यूनानी राजदूत भी लिख सकते हो, इंडिका का लेखक भी लिख सकते हो इसमें आप। ठीक। अशोक किस धर्म के अनुयायी थे? तो अशोक बौद्ध धर्म को मानने वाले थे, आप लिख देंगे। सुवर्णगिरी कहां स्थित है? दक्षिण में। अशोक की जो राजधानियां थी ना बच्चों, वो दक्षिणावर्त की राजधानी का नाम था सुवर्णगिरी। आइए आगे चलते हैं। अब इस तरह से आपने ये बहुविकल्पीय सारे प्रश्नों को हल कर लिया है। अब इसके जो आपके सामने ये बच्चों आ रहे हैं, ये 2 अंक के प्रश्न हैं। ये 1 से लेके 11 तक 2 अंक के वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, जिस पर मैं यहां पर इनको तैयार करके लाया हूं। एक एक कर उन पर चर्चा करते हैं और आप इनको तैयार कर लेंगे। बहुत स्पष्ट, सरल और महत्वपूर्ण तरीके से मैं आपके लाया हूं, ये आपको हमेशा काम में आने वाले हैं। सबसे पहला प्रश्न है, मगध साम्राज्य के उत्थान के कोई 2 कारण बताइए। तो मगध के वैसे तो बहुत सारे कारण उत्थान के उत्तरदायी हैं, लेकिन फिर भी जो महत्वपूर्ण कारण है उनमें नंबर 1 मगध के उत्थान का पहला प्रमुख कारण उसकी भौगोलिक स्थिति थी, क्योंकि मगध के निकट क्षेत्रों में लोहे के कई भंडार थे जिससे हथियार बनाने में उनको मदद मिली। ये हमने शॉर्ट कर दिया इसलिए नहीं, इससे कृषि क्रांति हुई और कृषि क्रांति से नगरीय क्रांति हुई। नंबर 2, मगध महाजनपद में बिंबिसार, जो मैं आपसे बात कर रहा था, अजातशत्रु, महापद्मनंद एवं चंद्रगुप्त जैसे महत्वाकांक्षी एवं कुशल शासक हुए, जिन्होंने मगध साम्राज्य को दृढ़ता प्रदान की, विशाल साम्राज्य की ओर मार्ग उनका प्रशस्त किया। नंबर 2 आपसे जो प्रश्न पूछा गया बच्चों, 16 महाजनपद के नाम लिखिए। तो 16 महाजनपद मैं आपको यहां पर और थोड़ा सा स्पष्ट कर दूं कि वैदिक काल में जब हम पढ़ते हैं तो वहां जन शब्द मिलता है, जहां जन रहते थे, कम संख्या रहती थी, जनसंख्या रहती थी, जन से बना महाजनपद। महात्मा बुद्ध के शासन काल में 16 महाजनपदों का बच्चों उल्लेख है और 10 गणराज्य हैं। ये याद रखना, अभी आपसे 16 महाजनपद पूछे, गणराज्य पूछ सकते हैं। तो उन्हीं 10 गणराज्यों में से एक गणराज्य था साग गणराज्य, जिसमें भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था। 16 महाजनपदों में आपके सामने नाम है, अंग है, मगध है, काशी है, कौशल है, चेदी है, वत्स है, कुरु है, पांचाल है, मत्स्य, सूरसेन, अस्मक, अवंती, गांधार, कंबोज, बज्जी और मल्ल। ये 16 महाजनपद है। आप इनको, मैं हट गया हूं, आप इनको भले तो स्क्रीनशॉट ले लें और ये आप इसको देखना अच्छे से, जिसमें से कुछ महत्वपूर्ण चीजें मैंने कहा था जो आज में पूछी जा सकती हैं, उससे भी शॉर्ट में चर्चा करता चल रहा हूं। सबसे पहले इसमें अवंती की बात कर लेते हैं प्यारे बच्चों। कभी कभी प्रश्न आपसे पूछ लिया जाता है, 16 महाजनपदों में से मध्य प्रदेश में कौन सा महाजनपद स्थित था?
तो उसका नाम अवंती, और अवंती से आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे कि सर कहां की बोलने वाले हैं। तो अवंती को वर्तमान में उज्जैन जो शहर है, उज्जैन जो शहर है उसको ही अवंती या अवंतिका बोलते थे। और वो बहुत भारत की जो चार शक्तिशाली जो महाजनपद थे उनमें से एक नाम अवंती का भी था। अवंती उज्जैन में, और आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे कि उज्जैन में कौन सी नदी बहती है, और वहां पर भगवान शंकर का एक भव्य मंदिर भी, ज्योतिर्लिंग भी है, उस ज्योतिर्लिंग को किस नाम से हम जानते हैं, ये भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे बच्चों। इसके अलावा एक जो सूरसेन है बच्चों, ये सूरसेन को मथुरा महाजनपद था, मथुरा इसकी राजधानी थी। सूरसेन जनपद की राजधानी मथुरा, जहां भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, वो ये सूरसेन है। और आपका इसमें और जो महत्वपूर्ण है, जो आप चाहे कहें तो इसमें गांधार है, जो वर्तमान में अफगानिस्तान बॉर्डर पर है, कंबोज है ना, और ये मल्ल की 2 शाखाएं थी, इसमें महावीर स्वामी महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई। अब आ जाओ, अगला प्रश्न आ जाओ, अशोक के धम्म से आप क्या समझते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों, इसको तो आप आईएमपी कर लेंगे। वैसे तो सभी इंपॉर्टेंट, पर इन प्रश्नों में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है, ये अशोक का धम्म से आप क्या समझते हैं? अशोक का धम्म बच्चों ये पाली भाषा का शब्द है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है धम्म। अशोक अपनी प्रजा के नैतिक उत्थान के लिए अशोक ने जिन आचार विचारों की संहिता प्रस्तुत की, यानी आचार विचारों की सूची तैयार की करवाई, उसे ही अशोक ने अभिलेखों में धम्म कहा है। धम्म पाली भाषा का शब्द है जिसका अर्थ धर्म होता है। महात्मा बुद्ध के समय में 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व बच्चों 2 भाषाएं चलती थी, प्राकृत भाषा और पाली भाषा। बौद्ध धर्म ने अपने उपदेश दिए, लिख लो ये इंपॉर्टेंट है, बौद्ध धर्म ने जो अपने उपदेश दिए वो पाली भाषा में दिए, और जैन धर्म ने जो अपने उपदेश दिए वो प्राकृत भाषा में दिए। तो अशोक ने जन सामान्य की भाषा में अभिलेखों को खुदवाया। अपने अभिलेख में अशोक खुद प्रश्न करता है, किम चुंगे धम्मे, धम्म क्या है? वो फिर नीचे लिखता है, आपस नवे बहु कथाने दया दाने सचे सोचे माधवे साधवे चा। यही अशोक का धम्म है, यानी दीनों पर दुखियों पर दया करो, ब्राह्मणों श्रवण को दान करो, बुजुर्गों का ध्यान रखो, पशु पक्षियों को देखो, यानी जीव हत्या न करो, ये अशोक का धम्म है। प्यारे बच्चों, यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता के चल रहा हूं, आप इसको भी नोट कर लें कि अशोक का धर्म व्यक्तिगत था, वो था बौद्ध। अशोक व्यक्तिगत रूप से बौद्ध धर्म को मानने वाला था। बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अशोक ने बहुत सारे काम किए, लेकिन उसने अपने धर्म को जनता पर नहीं थोपा, क्योंकि उस समय भारत में सनातन धर्म, ब्राह्मण धर्म, हिंदू धर्म जिसको हम कहते हैं उसको भी मानने वाले थे, जैन धर्म को भी मानने वाले थे। तो उसने ये धर्म उन पर नहीं थोपा, उसने एक धर्म की ऐसी संहिता तैयार करवाई जो सभी को लिए आदर्श हो सकती है, वो ही अशोक का धम्म है। अगला, मौर्य काल के प्रमुख स्रोत बताइए। जानने के लिए बहुत सारे स्रोत हैं, और उसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण स्रोत हैं, तो वो सबसे पहले महत्वपूर्ण स्रोत अशोक के स्वयं के अभिलेख ही हैं, है ना। दूसरा, चाणक्य, जो चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे, चाणक्य की पुस्तक लिख लो, अर्थशास्त्र। मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका लिख लो, और अशोक राजा के स्वयं के अभिलेख, है ना। और दीपवंश, महावंश जो श्रीलंका के ग्रंथ हैं, विशाखदत्त की मुद्रा राक्षस, ये आप इसको लिख सकते हैं। अगला 5वां प्रश्न है, कलिंग युद्ध के अशोक पर क्या प्रभाव पड़ा? दुनिया में बहुत प्रसिद्ध कथन चला आता है कि अशोक की अंतिम वो पहली विजय कलिंग विजय थी। उस कलिंग विजय में बहुत ही ज्यादा नरसंहार लाखों की संख्या में हुआ, तो अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया, और अशोक ने अब विजय को त्याग कर धम्म विजय का मार्ग शुरू कर दिया। यानी कलिंग युद्ध का अशोक पर निम्न प्रभाव पड़ा। नंबर 1, अशोक ने साम्राज्य विस्तार की नीति का परित्याग कर दिया, सत्य, अहिंसा, प्रेम, दान एवं परोपकार का अनुसरण अपनाया। नंबर 2, अशोक बौद्ध धर्म के अनुयायी बन गए एवं बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया। यहां भी बताता चलूं आपको, प्रश्न इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना। चंद्रगुप्त मौर्य जो मौर्य वंश के संस्थापक थे, उन्होंने अपने जीवन में अंतिम समय में जैन धर्म को स्वीकार कर लिया था, और वो दक्षिण भारत में चले गए थे। दक्षिण भारत में स्वर्णगिरि पर्वत पर, वहां जाकर उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी, जैन धर्म की
पद्धति जिसे संलेखना कहते हैं, यानी जिसमें धीरे धीरे अन्न को छोड़कर अपने प्राणों को त्याग देना, उस विधि से की थी। और अशोक ने अपने आप को क्या स्वीकार कर लिया था, बौद्ध मत में दीक्षित कर लिया था। वैसे अब उल्लेख मिलता है कि अशोक पहले सूर्य उपासक थे। मौर्य साम्राज्य के पतन के दो महत्वपूर्ण कारण आपसे पूछे गए हैं, एक निर्बल उत्तराधिकारी, ये आप किसी पर भी लिख सकते हैं। अभी प्रश्न आया गुप्त साम्राज्य पतन कारण, तो भी यही चल जाएगा, बस गुप्तों के नाम लिख देना उसमें, ठीक है ना, हेडिंग यही रहेगी। मौर्य साम्राज्य का पतन का मुख्य कारण अशोक के पश्चात उसके उत्तराधिकारी अयोग्य ये हुआ, निर्बल हुए, उनमें इतनी योग्यता नहीं थी कि चंद्रगुप्त मौर्य व अशोक द्वारा स्थापित विशाल मौर्य साम्राज्य को अक्षुण्ण रख सकते। और नंबर 2, मौर्य प्रशासन का अति केंद्रीकृत होना, इतना ज्यादा केंद्रीकृत था कि सारी शक्तियां राजा के पास थी, और राजा जब समझदार योग्य होता था तो प्रशासन को अच्छे से चला लेता था, जब राजा अयोग्य होता तो अव्यवस्थाएं फैल जाती थी, और इसी अव्यवस्था से मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया। तो आप इसमें से इसको लिख लेना, दैट्स ऑल। अगला प्रश्न है 7वां, इतिहास लेखन में अभिलेख का महत्व लिखिए। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों? इतिहास का प्रमुख स्रोत अभिलेख है। अभिलेख का वैसे ही पता लग रहा है, अभिलेख क्या स्थायी लेखन है, पत्थरों के ऊपर, धातु के ऊपर जो हम लिख देते हैं, उसमें हम बाद में कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। पुस्तकों में तो क्या होता है, आज मैं पुस्तक लिख के चला गया, 20 साल बाद तो मेरी पुस्तक में कोई 2 शब्द जोड़ देगा, 2 लाइन कोई घटा देगा, लेकिन अभिलेखों में ऐसा नहीं कर सकते। तो अभिलेख तत्कालीन समय की प्रमाणिक जानकारी देने में सबसे प्रमुख स्रोत हैं, आप इसको समझ लें। इतिहास लेखन में अभिलेख का महत्व इसलिए है क्योंकि अभिलेख समकालीन होते हैं, अर्थात जिस राजा अथवा राज्य के विषय में अभिलेख लिखा होता है उसकी रचना राजा के शासनकाल में ही की गई होती है, अतः तथ्य सत्य होने की संभावना अधिक होती है। नंबर 2, अभिलेख राज्य की सीमा निर्धारण करने में भी प्रमुख स्रोत होते हैं। नंबर 8वां, गुप्त काल की जानकारी के 2 स्रोत लिखिए। तो गुप्त सम्राट के मंत्री हर्षसेन द्वारा लिखित प्रयाग प्रशस्ति, जो आपको बता के चला मैं, और महाकवि कालिदास के विभिन्न ग्रंथ जैसे कुमार संभव, मालविकाग्नि मित्रम, विशाखदत्त का मुद्राक्षस बराबर में चल के कहता चला रहा है, दीपी चंद्रगुप्तम है वो, और अशोक के राजाओं के खुद के और अन्य अभिलेख भी हैं। खरोष्टी लिपि को कैसे पढ़ा गया समझाइए, वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने बताया था, यहां लिख लो बहुत अच्छे से। अशोक के जो अभिलेख हैं बच्चों, वो अशोक के अभिलेख 3 भाषाओं में मिले प्यारे बच्चों, इसको लिखेंगे आप, बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 ब्राह्मी भाषा में, नंबर 2 खरोष्टी भाषा में बच्चों, और नंबर 3 अरेमाइक, इसको हटा देते हैं, यहां से लिख लेते हैं अरेमाइक। कहीं कहीं एक अभिलेख यूनानी बॉर्डर पर मिलता है, यूनानी भाषा में भी मिलते हैं, ऐसा लोग कहते हैं। तो ब्राह्मी उत्तर भारत में मिले, खरोष्टी पश्चिमोत्तर भारत में, अफगानिस्तान बॉर्डर पे, ये दोनों मिले। इन अभिलेखों को पढ़ा नहीं जा रहा था, शुरू में समझ में नहीं आता क्या अभिलेख है, क्या लिखा है इन पे, क्योंकि अब ये लिपि विलुप्त हो गई थी, चलन में नहीं थी। तो अंग्रेजी इतिहास का अंग्रेजी एक अधिकारी थे, मैंने अभी ऊपर चर्चा की थी, जॉर्ज प्रिंसेप महोदय, और अन्य लोगों ने मिलकर इसको पढ़ा। कैसे पढ़ा? पश्चिमोत्तर सीमा क्षेत्र में शासन करने वाले हिंद यूनानी राजाओं ने, हिंदू राजा भी थे और यूनानी राजा भी थे, यूनानी छत्रप वहां बॉर्डर पर अफगानिस्तान के आसपास स्थापित हो गए थे। यूनानी राजाओं ने सिक्कों में यूनानी एवं खरोष्टी में अपने नाम लिखवाए। किसमें लिखवाए? खरोष्टी में भी लिखवाए और यूनानी भाषा में भी। यूनानी भाषा पढ़ने वाले यूरोपीय विद्वानों ने अक्षरों के मेल से खरोष्टी लिपि को पढ़ लिया। मान लो आ ब्राह्मी में, यूनानी में किससे बनना है? उसी राजा का नाम आ है, तो उस आ से क्या अक्षर है, यह साम्यता करके उन्होंने इस प्रकार से इस लिपि को पढ़ लिया। इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों, आप इसको लिख लेना। अब है 9 प्रश्न उधर हो गया था, 10वां आपके सामने फिर आ गया। ये पनपते हुए शिल्प और वाणिज्य तथा मुद्रा के बढ़ते प्रयोग ने मौर्योत्तर काल में उत्तर भारत के नगरों की समृद्धि को प्रोत्साहित किया, स्पष्ट कीजिए। कोटेशन है 10वां, सेकंड लास्ट है। मौर्योत्तर काल यानी मौर्यों के बाद, शुंग, सातवाहन, कुषाण, ये मौर्योत्तर वंश है बच्चों। मौर्योत्तर काल में वाणिज्य यानी आंतरिक एवं बाह्य व्यापार तथा मुद्रा के बढ़ते प्रयोग ने भारतीय अर्थव्यवस्था को उच्च आयाम प्रदान किया।
भारत का सिल्क रूट से जो कुषाण काल में आपने देखा मध्य एशिया तक व्यापार चल रहा है, यूरोप तक व्यापार चला जा रहा है। रोमन साम्राज्य से भारत में बहुत तेजी से सोने का आयात हो रहा है, यहाँ से सूती वस्त्र और मोती वगैरह निर्यात किए जा रहे हैं। भारत में संपन्नता बढ़ी, इन संपन्नता ने एक नए वर्ग का जन्म दिया, और जब संपन्नता से नगरीकरण का भी उदय हुआ, तेजी से नगरों का हुआ। पहले केवल आप देख रहे थे पाटलिपुत्र दिखा रहा था आपको, अब पाटलिपुत्र के साथ साथ प्रयाग भी, जिसको आजकल इलाहाबाद बोलते थे, अकबर ने करवाया था, बाद में इसको अब फिर प्रयाग बोला जाने लगा। प्रयाग भी एक बड़ा नगर निकला, और आप जब बाद में गुप्त काल में पहुंचेंगे तो आपको बहुत सारे नगरों को उल्लेख मिलेंगे। ये उसका ही प्रभाव था, जिसके कारण सामाजिक उन्नति एवं नगरीकरण की पराकाष्ठा स्थापित हुई। इससे वाणिज्य व्यापार में वैश्यों के आर्थिक संपन्नता बढ़ गई। अब वैश्य भी अपने आप को चतुर्वर्ण में भी श्रेष्ठ वो भी कहने लगे। फिर इससे और बड़ी बात क्या होगी बच्चों, शिल्पियों यानी एवं कारीगरों के रूप में शूद्रों का भी महत्व बढ़ गया। जो पद क्रम में सबसे चौथे क्रम पे थे वो भी अब योग हो गए, और इस किसने, मुद्रा के और वाणिज्य ने इनकी स्थिति में भी सुधार सकारात्मक किया। अंतिम जो 11वां प्रश्न है बच्चों, उत्तर भारत काल में विकसित राजत्व के विचारों की चर्चा कीजिए। तो उत्तर मौर्य काल में विकेंद्रीकरण की प्रवृत्ति को रोकने एवं राजा को उच्च स्थिति प्रदान करने के लिए राजतंत्र में देवी तत्वों का समायोजन किया गया। अपनी सत्ता को वैधता प्रदान करने के लिए ऐसा किया गया, राजा को ईश्वर से जोड़ा जाने लगा। जैसे मैंने आपको बताया था, अशोक देवावी नाम प्रियदर्शी, देवताओं का प्रिय राजा, और कुषाण आगे और बढ़ गया एक कदम, और उसने क्या कर दिया, अपने को देवताओं का पुत्र ही कहना शुरू कर दिया। यानी अब आप उसकी चुनौती नहीं दे सकते उसके साम्राज्य को, देवताओं का पुत्र ही है, फिर वो तो एक आपके लिए आदर्श राजा हो जाएगा। तो उत्तर मौर्य काल में विकेंद्रीकरण की प्रवृत्ति को रोकने के लिए, उत्तर वैदिक काल के छोटे छोटे साम्राज्य हो रहे थे, उसको रोकने के लिए, उच्च स्थिति प्रताप प्राप्त करने के लिए राजतंत्र में देवी तत्वों को समायोजन किया गया, जिसकी शुरुआत अशोक के काल में ही मिलने लगती है, जब उसने देवावी नाम प्रिय यानी देवताओं का प्रिय राजा की उपाधि धारण की। बाद में इसका अनुसरण सातवाहन राजाओं एवं कुषाण राजाओं ने भी किया। यही नहीं, अपने राजत्व को और मजबूत बनाने के लिए इन राजाओं ने राजसूय यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ यानी जो शुंग राजाओं ने करवाई और उसका सहारा लिया, कुषाण राजाओं ने अपनी मूर्तियां बनवाई। इस तरह से प्यारे बच्चों इकाई पहली आपकी यहीं पर समाप्त होती है। इकाई 2 में शीघ्र लेकर आऊंगा। कोरोना बढ़ने लगा है, आप घर पे रहेंगे, सुरक्षित तरीके से पढ़ेंगे, मास्क लगा के रहेंगे, भीड़ वाले इलाकों से जाने से बचेंगे। अगर आपके आसपास कोई वैक्सीनेटेड नहीं है तो उसको वैक्सीन करवाइए। इन्हीं सारी बातों का ध्यान रखते हुए मैं संजीव बिथरिया आपसे विदा लेता हूं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।